खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। मुल्क की दो रियासतों जम्मू कश्मीर और झारखंड में हुए असेंबली इंतखाबात के नताज के बाद हुकूमत साजी की मुहिम तेज हो गई है, जिसमें झारखंड में तो बीजेपी हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कयासाराइयों का दौर जारी है, जिसके लिए बीजेपी ने पार्टी के सीनियर लीडर अरुण जेटली को कमान दे दी है। हालांकि इसी दरमियान साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बीजेपी लीडरान से मुलाकात ने रियासत के सियासी माहौल को गरमा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात पीडीपी की खामोशी बनी हुई है, क्योंकि रियासत में पीडीपी सबसे बड़ी ताकत की शक्ल में उभर कर सामने आई है, लेकिन अक्सरियत किसी को हासिल नहीं है। बीजेपी रियासत में दूसरी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर आई है, लेकिन हुकूमत की चाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हाथ में पहुंच गई है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसके अलावा हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश की। यह इस बार इसलिए और खास हो गया है कि बीजेपी इसे गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मना रही है और इस मौके पर तमाम वज़रा और बीजेपी लीडरान हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाते नजर आए, लेकिन अपोजिशन जमातें मुल्क के मौजूदा हालात पर सवाल उठा रही हैं। इन्हीं दोनों मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार अब्दुल कादिर शम्स साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और हमारे जम्मू स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जुनैद हाशमी साहब, आपका भी खैर मकदम है। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं जम्मू कश्मीर से ही श्रीनगर से कांग्रेस के एमएलए वकार रसूल साहब, आपका भी खैर मकदम है। और दरमियान में हमारे साथ और भी कई लीडरान, जब हम वाजपेयी साहब के यौम पैदाइश के मौके पर गुड गवर्नेंस डे मनाए जाने के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, तो कई मेहमान और भी शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी की कोशिशें तेज कर दी हैं। रियासत में पहली बार हुकूमत साजी की उम्मीद तलाश करने के लिए मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने कमान संभाल ली है। जेटली ने इशारे दिए हैं कि छोटी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनाई जा सकती है। हालांकि उन्होंने ये इंकिशाफ करने से इनकार कर दिया है कि रियासत में हुकूमत साजी के लिए 44 का मैजिक फिगर कैसे हासिल किया जाएगा। उन्होंने इतना जरूर कहा कि रियासत के आजाद अराकीन असेंबली के साथ उनकी पार्टी राब्ते में है। इससे पहले वजीर खजाना अरुण जेटली, राम माधव और अरुण सिंह की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात हुई थी। 45 मिनट तक चली इस मुलाकात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिप्टी सीएम का ओहदा देने पर बातचीत हुई। साथ ही मरकज में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक कैबिनेट और एक राज्यसभा सीट देने पर भी बात हुई। ये कई विकल्प खुले हैं, कहां बैठना है विधानसभा में, ये भी विकल्प खुला है। सरकार कैसे बनानी है, इसके विकल्प भी खुले हैं। और इसीलिए विधायकों ने तय किया कि इस इवॉल्विंग और इमर्जिंग पॉलिटिकल सिचुएशन में हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज करें कि जो भी उपयुक्त निर्णय उनको पार्टी के हित में लगेगा, पूरी पार्टी उस निर्णय के पीछे खड़ी रहेगी, नेतृत्व का भी निर्णय वही करेंगे। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन का कहना है कि इस तरह की मुलाकात जमहूरियत के लिए अच्छा कदम है। It's a part of democracy. Once you have a fractured mandate, parties have to get together, leave their extreme positions and then talk. So it's very normal. I don't see anything abnormal in it. In fact, I welcome such meetings. It's good. It's good for the health of democracy. They should make a government. We really can't afford new polls, so they should make a government and at the earliest. उधर कांग्रेस का बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुलाकात पर क्या कहना है, ये वो भी सुन लेते हैं। संदेह पहले ही से था, मैं इलेक्शन के बीच में बता रहा था कि कहीं न कहीं बीजेपी और जो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज हैं उनके बीच में कुछ गठजोड़ नजर आता था। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ
तो मेरे ख्याल में कश्मीर के अवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि कश्मीर के अवाम ने भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर वैली से बाहर रखने के लिए इतना हैवी पोलिंग किया था। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तहकीकात अब्दुल कादिर शम्स साहब, जम्मू स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ जुनैद हाशमी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए भी चंद मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। अब्दुल कादिर शम्स साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं इलेक्शन के नतीजे के बाद, क्या जम्मू कश्मीर में ये ऐसे हालात बन रहे हैं कि पहली मर्तबा बीजेपी की हुकूमत बन जाए वहां पर? देखिए, बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि वहां की कमान उसके हाथ में हो और बीजेपी की सरकर्दगी में वहां एक सरकार बने। लेकिन तज्जियाकार जो इस बात को कह रहे हैं कि चूंकि वादी में बीजेपी को पूरी तरह अवाम ने नकार दिया है और वहां पर जो अक्सरियत जो मैंडेट मिला है वो पीडीपी को मिला है, इसलिए ऐसे हालात में बीजेपी जिस तरह जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रही है, जैसा माहौल बन रहा है कि जोड़ तोड़ कर वो सरकार में आना चाहती है और कांग्रेस मुक्त भारत का जो उनका नारा है उस नारे को साकार करने के लिए वो कश्मीर में अपनी जद्दोजहद तेज की हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कश्मीरी अवाम के लिए, कश्मीरी अवाम का जो मिजाज और जो अपनी राय दी है उसके खिलाफ होगा और ये न कश्मीरियों के लिए बेहतर होगा, न कश्मीरी सरकार के लिए ये मुनासिब होगा। इसलिए बेहतर बात यह है कि जो जिस तरह अवाम ने जिस तरह राय दी है, जो मैंडेट दिया है, उस लाइन पर सरकार बनना चाहिए। सरकार उसी लाइन पर बननी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हालात हर गुजरते वक्त के साथ करवट बदल रहे हैं, पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि पीडीपी और बीजेपी मिलकर हुकूमत बनाएंगे, ये कयासाराइयां इलेक्शन से के दरमियान भी लगाई जा रही थी, इलेक्शन से पहले भी लगाई जा रही थी। लेकिन दरमियान में उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, साबिक वज़ीर आला, ये बोलते हैं कि जब पीडीपी को बीजेपी से परहेज नहीं है तो हम क्यों करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों करें। और शायद इसी मौक़िफ़ के तहत उन्होंने बीजेपी लीडरान से, राम माधव और अरुण जेटली से मुलाकात भी की और उनकी मुलाकात ऐसा लग रहा है कि उनकी मुलाकात में कुछ न कुछ नेगोशिएशन हुई है और यहां तक कि राज्यसभा की सीट मरकज में एक कैबिनेट बर्थ देने की बातचीत हुई है। क्या उसके बाद भी हालांकि 44 का आंकड़ा पूरा होता मुश्किल नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, क्या ये सूरत भी बनती है? अगर ये सूरत बनती है तो पहली बार बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बन जाएगी? देखिए, इसके इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां तक बात है तो वो पिछले एनडीए सरकार में भी उसके साथ रही है और एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीर रहे हैं। तो एक बार फिर अगर ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस बीच हम बात कर लेते हैं जुनैद हाशमी साहब से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। जुनैद हाशमी साहब, क्या लगता है, क्या ये जो लोगों को अब लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो रास्ता दे रही कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में पहली बार हुकूमत बनाने में कामयाब हो? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि बीजेपी के लीडर राम माधव जी ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब की कोई मुलाकात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हुई। ये जो आपका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ देगी या कुछ सरकार में भागीदारी होगी या कुछ होगा, तो इस तरह की अटकलें लगाना अभी इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि कोई मुलाकात ही नहीं हुई, कोई बात ही दो पार्टियों के दरमियान नहीं हुई। दूसरा, सबसे बड़ी चीज ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मैंडेट है। हम ये मानते हैं कि जो मैंडेट है वो इस वक्त बड़ी पार्टी के तौर पर पीडीपी कश्मीर वैली से जीत कर आई है और बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू से जीत कर आई है। तो पहला हक तो पीडीपी और इनका भारतीय जनता पार्टी का बनता है कि पहले वो देखें कि वो किस तरीके से, और हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि हम तो दौड़ में नहीं है। जो इन पार्टियों को दोनों खित्तों में नुमाया। लेकिन कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद जो बोल रहे हैं कि अगर वैली की हम बात करें तो वैली में पूरी तरह से जो हैवी पोलिंग हुई है वो इसलिए हुई थी और उसका नतीजा सामने आ गया कि बीजेपी को लोगों ने वैली में, कश्मीर में पूरी तरह से नकार दिया है। ऐसे में किसी भी पार्टी का बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना किसी तौर पर वादी के लोगों की जो मर्जी है, जो उनका मैंडेट है, उसकी खिलाफ वर्जी होगी। देखिए, जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब का ताल्लुक है, उनको मैं उनकी टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना, इसलिए कुछ नहीं करूंगा क्योंकि उनके खिलाफ जो है जम्मू में बहुत उनके खिलाफ जो मैंडेट
जम्मू रीजन में लोगों ने दिया है वो भी देखने की बात है। मगर मैं यहाँ बार बार यही कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी इस सरकार बनाने में या सरकार की किसी मतलब सरकार में शामिल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक पीडीपी बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोलते। अब अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई जैसे उमर साहब ने भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कोई पहल होती है तो वो पहल जब उनकी तरफ से होगी उसके बाद उस पर सोच विचार किया जाएगा। जी, लेकिन अगर पहल होती है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वो रास्ता मुहैया कराएगी कि बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में पहली मर्तबा बने? देखिए, ये तो बात तब होगी ना जब ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं। अभी तो फिलहाल हम नजरें गड़ाए हुए हैं कि पीडीपी और लेकिन इशारा दिया है उन्होंने, उमर अब्दुल्ला साहब ने, उन्होंने गुज़श्ता रोज भी यही कहा कि जब पीडीपी को परहेज नहीं है बीजेपी से तो हम क्यों परहेज करें। मामला जनाब ये है कि सियासत में कोई मतलब आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता, परमानेंट कोई दोस्त नहीं होता। अगर कांग्रेस अगर आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा 2002 से लेकर 2008 तक जी, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए जुनैद हाशमी साहब की, जो कांग्रेस ने बोला है और गुलाम नबी आजाद ने जो बोला है वो सेकुलरिज्म की भी बात कर रहे हैं कि अगर सेकुलर इथॉस को बरकरार रखना है तो कहीं ना कहीं से सेकुलर हुकूमत बननी चाहिए। और उनका जो सेकुलर हुकूमत का नजरिया है वो ये है कि बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखा जाए, ये उनका कहना है। मैं देखिए इस डिबेट में जाना नहीं चाहता कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है, मगर मैं बड़े एहतराम के साथ गुलाम नबी आजाद साहब से इसलिए दो ही चीजें कहूंगा। पहला ये कि 2002 से 2008 तक वो पीडीपी के साथ हुकूमत कर रहे थे और उसके बाद 2009 से 2014 तक वो नेशनल हमारे साथ हुकूमत कर रहे थे। और उसके बाद जो उनका सारा कैंपेन था वो कैंपेन शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पूरे का पूरा कैंपेन उन्होंने चलाया। उसके बाद उनके एक लीडर ने, एक सीनियर लीडर ने जम्मू में हिंदू चीफ मिनिस्टर का नारा दिया। तो वो सेकुलरिज्म की बात कहां से कर रहे हैं? पहले अपने टोले देखें कि उस टोले में जो लोग हैं वो हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे थे। अगर आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात उनसे की गई तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कोई मसला नहीं है, वो बाद में सुलझाया जाएगा। मगर कांग्रेस के लीडरों ने जुनैद हाशमी साहब आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के लीडर राजीव त्यागी साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। राजीव त्यागी साहब, कश्मीर का मामला ऐसा फंसा हुआ हुकूमत साजी का कि कब ऊंट किस करवट बैठे किसी को पता नहीं। बीजेपी कोशिशें कर रही है, पीडीपी अब खामोशी अख्तियार कर चुकी है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला की मुलाकात की बात चर्चा में है कि बीजेपी लीडरान से मुलाकात हुई, वो मिलकर भी हुकूमत बना सकते हैं। इधर कांग्रेस ने यह कहा है, अब गुलाम नबी आजाद साहब ने, कि एक तो सेकुलरिज्म की बात की कि सेकुलर हुकूमत बननी चाहिए और दूसरा ये कि वैली के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया है। उनके मैंडेट का भी ख्याल करते हुए बीजेपी को हुकूमत नहीं बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। जी आदाब, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने की हैसियत से अभी जो सज्जन बोल रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए। जी जी जी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं जुनैद हाशमी साहब जी। तो देखिए ये हमारी गलती थी कि हमने 6 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर रहने दिया, जबकि गठबंधन में 3 साल हम रह सकते थे चीफ मिनिस्टर, हमारी पार्टी का भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था। ये हमारी गलती थी कि हमने प्रजातांत्रिक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को चलाने का काम किया, उस सरकार को चलाने का काम किया कि जिसका चीफ मिनिस्टर बाढ़ आने के बाद ये हाथ खड़े कर दे कि मैं तो गवर्नमेंट मेरी कहीं है ही नहीं, गवर्नमेंट का कहीं कोई पता नहीं है। जो इतने अदूरदर्शी लोग बाग हो वो हमारे एलाई रहे, ये चिंता का विषय है हमारे लिए। हमें आगे देखना होगा कि ऐसे दूरदर्शी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ हमें एलाई रहना है या नहीं रहना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर की लोगों को साथ लेकर के चले, जमहूरियत को हमने जिंदा रखा और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में पूर्ण शिरकत की, ये हमें कायदे में कांग्रेस पार्टी को इसका क्रेडिट इसलिए जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को, देश के सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का काम किया। जी जी जी, लेकिन राजीव त्यागी साहब, जो आपके लीडर गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि जिस तरह से जिस ज्यादा परसेंटेज में लोग निकले वैली में वोट करने, वो इस बात का सबूत था, जो नतीजे बताते हैं कि वहां लोग बीजेपी की हुकूमत नहीं चाहते थे। ऐसे में पीडीपी का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का जो आइडिया है वो गलत है। इस बुनियाद पर नहीं बनाई जानी चाहिए बीजेपी की हुकूमत और तमाम मिलकर एक ग्रांड अलायंस बनाना चाहिए दूसरी गैर बीजेपी पार्टियों को। देखिए ऐसा है कि ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो शीर्ष नेतृत्व है, अब्दुल्ला परिवार, उनके भाषण सुनिए आप,
जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उन्होंने मोदी जी के बारे में क्या कहा था उनको, और मोदी जी ने उनके बारे में विधानसभा चुनाव में क्या कहा कि बाप बेटे की सरकार करप्शन में डूबी हुई है। तो ये तो ठीक ऐसे ही हुआ कि जैसे आदमी प्याज भी खाए और साथ में क्या नाम उसका जूते भी खाए, ये तो वही बात हुई ना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बाग तय करे कि वो प्याज खाना चाहते हैं या कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जूते खाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा और बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। कारण ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बाग बिना सत्ता के नहीं रह सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बाग निश्चित रूप से सत्ता में रह करके ही अपनी चीजें बना सकते हैं या अपने लिए चीजें बना सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जम्मू कश्मीर के आवाम से कोई मतलब नहीं। जी राजीव त्यागी साहब, हम इसी का जवाब जान लेते हैं। हम जुनैद हाशमी साहब से जम्मू में मौजूद हैं स्टूडियो में। जुनैद हाशमी साहब, इस बात का क्या जवाब है कि इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि बाप बेटी की सरकार, और पीडीपी के बारे में कहा था बाप बेटी की सरकार ये करप्शन में डूबी हुई है, और लोगों से पूछा था, आवाम से पूछा था कि किसके साथ आप खड़े रहेंगे, तो इसके बाद भी क्या आप साथ जाएंगे? मैंने पहले ही कहा कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि त्यागी जी इतने बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, इतने बहुत बड़े लीडर होने के बाद 6 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार चलाने के बाद इनके इस इलेक्शन में जो डिबैकल कांग्रेस का जम्मू रीजन में हुआ है, जिस तरीके से क्या कहते हैं पार्टी के बड़े बड़े सारे बड़े नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, उस सब के सब हारे हैं। उसके बाद ये कहना कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने वो किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने 6 साल सरकार चलाई, उमर अब्दुल्ला साहब की जो ये और ये बात जो बार बार कह रहे हैं कि जूते खाना, ये करना, वो करना, मैं बार बार वादे कर दूं कि हमारे लीडर ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि इस वक्त 2 पार्टियों को मैंडेट मिला है। एक पार्टी है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इन दोनों को मैंडेट मिला है। ये इनका काम है कि ये सरकार किसके साथ बनाते हैं, किसके साथ नहीं बनाते। छोटे से सवाल का जवाब दिया जुनैद हाशमी साहब। वैली के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने पूरी तरह से, मैं जवाब देना चाहूंगा जुनैद भाई को, एक जवाब देना चाहूंगा। जी राजीव त्यागी साहब, मुझे मुकम्मल करने दें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे पर कोई दस्तक देगा तो ये कहां की अक्लमंदी है, ये कहां की दानिशवरी है कि आपके दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है और आप दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। हमारे दरवाजे पे कोई दस्तक देगा, हम दरवाजा खोलेंगे, बात करेंगे, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये पीडीपी और बीजेपी को तय करना है। और हमारे मेहमान खाने में कोई भी आएगा, हम उसका एहतराम करेंगे। पूछना चाहूंगा इनसे प्लीज। जी राजीव त्यागी साहब, पूछिए आप। देखिए, मैं इनको बता दूं और इनके बयान की मैं मजम्मत करता हूं। कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी को 2008 के चुनाव में जो 12.46% वोट मिले थे, जो बढ़कर के इस बार 18% वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक जम्मू कश्मीर में 6% बढ़ा है, ठीक है। तो ये, और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का करीब 3% वोट बैंक घटा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बात सोचे कि उन्होंने किस तरह की सरकार चलाई है। कांग्रेस पार्टी को तो फिर भी 6% वोट बढ़ गया। नंबर 1, मैं पूछना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला अगर सेकुलर जमात के साथ खड़ा होना चाहते हैं और वो दरवाजे खोलना चाहते हैं सेकुलर जमात के लोगों के साथ और विकास करने वाले लोगों के साथ अपने वो खोलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी ने पूरा मौका दिया उमर अब्दुल्ला जी को सरकार चलाने का। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वो जेटली जी के साथ सिर्फ चाय पीने गए थे? क्या अमित शाह के साथ वो सिर्फ चाय पीने गए थे? उन अमित शाह के साथ गए जिनके बयान आप देख लीजिए, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो, किस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग बात दे रहे हैं। तो क्या राजनीति हुई, क्या सच्ची राजनीति हुई? जी राजीव त्यागी साहब ये बोल रहे हैं कि उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। राम माधव साहब ने इनकार कर दिया कि मुलाकात ही नहीं हुई उमर अब्दुल्ला से, इसलिए बात यहीं पर खत्म होती है। उमर अब्दुल्ला ने ये मना किया? क्या उन्होंने मना किया? उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे हैं स्टेट के। क्या मुलाकात करने के लिए आए थे? वो खुद कह रहे हैं हमने मुलाकात नहीं की, बात कहां से बनेगी? आप त्यागी साहब क्या कह रहे हैं आप? जी, लेकिन अब उठ कर किस करवट बैठेगा इसका इंतजार करना पड़ेगा कि वाकई सेकुलरिज्म की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनेगी, या वैली के लोगों ने जिस तरह से बीजेपी को नकार दिया है उनके मैंडेट का एहतराम किया जाएगा। बहुत पेचीदा सवाल है, आने वाले चंद घंटे, चंद दिन बहुत अहम है। किसकी सरकार बनेगी इसका इंतजार करना पड़ेगा। गुफ्तगू को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं चूंकि वक्त की तंगी है। जुनैद हाशमी साहब, आपका गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और राजीव त्यागी साहब आपका भी गुफ्तगू में शामिल होने के लिए, इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हालात हाजिर में वक्त हो गया एक ब्रेक का। राजीव त्यागी साहब, आपसे हम गुफ्तगू ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं अब्दुल कादिर शम्स साहब। हम ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे
कि 25 दिसंबर यौम पैदाइश है साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का, उसे बीजेपी इस मर्तबा यौम गुड गवर्नेंस यानी गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मना रही है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्रिसमस के दिन यौम गुड गवर्नेंस मनाकर क्या, और कहीं ना कहीं से इस क्रिसमस को चुना गया था तब्दीली मजहब के लिए भी, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और कई तरह के सवालात अपोजिशन भी उठा रहे हैं और आम लोग भी उठा रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं कि ये घालमेल करने का क्या मतलब है। यकीनी तौर पर उनका एहतराम किया जाना चाहिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म का, लेकिन इस तरह से उसको पॉलिटिसाइज करने की क्या जरूरत थी। फौरन हाजिर होते हैं और इसी पर गुफ्तगू करेंगे। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बस सोचती हूँ कि क्या तुम सच में वो हो जो लोग कहते हैं, या लोग जो कहते हैं तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम अपने आप को छुपा रहे हो। इतिहास के महान चोरों में से एक माना जा रहा है। एक थियरी ये भी है कि वो अचानक गायब हो गया। हम इंसान हमेशा किसी और की जिंदगी चुरा के जीना चाहते हैं, ये फितरत है हमारी, और मैं तो हुई चोर। अतिथि देवो भव। इंग्लैंड की कैथरीन के साथ घटी ये घटना बहुत कुछ बयान करती है। Very good show. Very good design, Rajasthani design. 100 rupees. 50 rupees. No, this is my last price. Listen, you're ripping me off. You're cheating me. I don't want them. No, you're cheating me. I don't want your shoes. I don't want your shoes. Madam ji, take it back. My bag. I'm sorry. कैथरीन अपने बैग के साथ साथ कुछ अच्छी यादें भी वापस ले गई। हमारे हीरो, देश के हीरो राजेश प्रताप। ऐसे ही लोग अतिथि देवो भव का मतलब साकार करते हैं और भारत इन्हें सलाम करता है। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर सहाफी और सियासी तहज़ीरकार अब्दुल कादिर शम्स साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश को मरकजी हुकूमत गुड गवर्नेंस डे यानी अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मना रही है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के बनारस पहुंचे थे। बनारस पहुंचकर सबसे पहले मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इसके बाद वो 80 घाट पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई इंतजामात का जायजा लिया और खुद सफाई मुहिम में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने 9 और लोगों को सफाई मुहिम में जोड़ने के लिए नामजद किया।
गुड गवर्नेंस डे के खास मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने मरकजी हुकूमत के कामों की जमकर तारीफ की। विकास और सुशासन ये दोनों चीजें हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हॉस्पिटल बनाना ये विकास है और हॉस्पिटल में दवाई मिलना, साफ सफाई रहना और लोगों को ठीक प्रकार की ट्रीटमेंट मिलना और हॉस्पिटल में ठीक प्रकार की सर्विस मिलना, ये सुशासन है। डेवलपमेंट और सुशासन, गुड गवर्नेंस दोनों को ठीक प्रकार से होना चाहिए। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सुशासन का एक बहुत अच्छा उदाहरण देश के सामने रखा और इसलिए उनके जन्मदिन के रूप में हम लोग सुशासन दिन करके मनाते हैं। वहीं अपोजिशन ने बीजेपी के गुड गवर्नेंस डे पर चुटकी ली है। सीपीआई लीडर डी राजा ने सवाल किया कि क्या गरीबों और कमजोरों की मजहब वापसी के नाम पर उनके साथ ज्यादती करना गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस on one side there is social tension all over the country. What is happening in Assam is shocking, and what is happening in other parts of the country, it is not only shocking but saddening. RSS, Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal, the so-called Hindu Sana, all these organizations are resorting to provocative actions in the name of Garb Vapsi. They are forcing reconversion all on the minorities, particularly Christians and Muslims. वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि ये कैसा गुड गवर्नेंस है जहां एक तरफ वीएचपी है और दूसरी जानिब मुल्क का आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन और वज़ीर-ए-आज़म खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलता तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है, चूंकि एक तरफ विश्व हिंदू परिषद खड़ा है और दूसरी तरफ संविधान है। प्रधानमंत्री अगर संविधान के साथ नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के साथ है, तो ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार अब्दुल कादिर शम्स साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हैं राजीव त्यागी साहब, कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन। राजीव त्यागी साहब, गुड गवर्नेंस डे के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आपकी पार्टी ने तो क्रिटिसाइज किया है, लेकिन आप उसको किस तौर पर कहना चाहेंगे? देखिए, गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आपको काला धन वापस मिल जाए, महंगाई कम हो जाए, किसान को उसकी जिंसों का दाम बढ़िया मिल जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 महीनों में कहीं भी कोई प्रयास किया इन चीजों के लिए? किसान जिस तरह से आज परेशान है, उसको उसके जिंसों का दाम नहीं मिल रहा, धान का किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है, कपास का किसान, सोयाबीन का किसान बर्बादी के कगार पे, तो चिंता का विषय है। और जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल कर रहे हैं, इससे देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान होगा। और जब सामाजिक ताने बाने को नुकसान होगा तो कोई भी विश्व का देश आपके इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। और जो इन्वेस्टमेंट राजीव त्यागी साहब, आप फोन लाइन पर बने रहे। हमारे साथ बीजेपी लीडर विजय पाठक साहब बातचीत में शामिल है, उनसे भी जान लेते हैं। विजय पाठक साहब, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर आपकी गवर्नमेंट, आपकी पार्टी मना रही है। क्या लगता है आपको, क्या ये वाकई गुड गवर्नेंस हासिल कर लिया गया है इन 7 महीनों में? और जिस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहा है कि मुल्क में जो हालात पैदा हुए, आसाम जैसा मामला हो गया, और मुल्क में जिस तरह से कन्वर्जन के नाम पर जो हालात खराब, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेलगाम हो रही हैं, ये सब अपोजिशन का कहना है। ऐसे में कौन सा गुड गवर्नेंस? त्यागी जी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं और ठीक से उन्होंने इस बात को रखा भी है, लेकिन इस बात को समझिए कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को हमने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। स्वच्छता अभियान में देश के लोगों ने हिस्सा लिया और शाम को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जो अपनी सरकार में सुशासन दिया, उस सुशासन पर चर्चा की गई। भारत की मोदी सरकार के जो फैसले ले रही है, मोदी सरकार की जो अच्छी जनता के काम है, स्वाभाविक है 6-8 महीने की हमारी सरकार है, तो उस सरकार के जो परफॉर्मेंस होगी, उन परफॉर्मेंस को जनता के बीच में ले जाएंगे। हम त्यागी जी की इस बात से असहमत नहीं है कि देश में समस्याएं नहीं, और देश की समस्याओं को जन्म हमने नहीं दिया है, देश में समस्याएं हैं, उनका निदान करने के लिए जनता ने हम पर भरोसा दिलाया है। इन 6-7 महीने में जितना हमसे संभव हो सका है उतना हमने किया है, आगे भी हम करेंगे। हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है और लगातार उन समस्याओं के प्रति जो हमारी सजगता है,
उसके कारण जनमानस। जी, राजीव त्यागी साहब, आप क्या जवाब देंगे विजय पाठक साहब जो बोल रहे हैं कि हम मानते हैं कि बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा, आगे भी वक्त है और हम तो जनता के पास जाएंगे परफॉर्मेंस लेकर। देखिए, ऐसा इनकी परफॉर्मेंस जो है निश्चित रूप से ऐसी परफॉर्मेंस है कि चुनाव प्रचार के दौरान 2014 के जब लोकसभा चुनाव थे, जो इन्होंने बात की थी उससे उलट काम हो रहे हैं। तो इसको यू टर्न सरकार कहेंगे आप हर मुद्दे पे। हर मुद्दे पे यू टर्न सरकार मैंने इसलिए कहा कि जो मोदी जी ने भाषण दिए थे नारी के सम्मान को लेकर के, जो मोदी जी ने रेप को लेकर भाषण दिए थे, जो मोदी जी ने किसान को लेकर भाषण दिए थे, जो मोदी जी ने नौजवान को लेकर भाषण दिए थे, जो मोदी जी ने मिडिल क्लास को और पाकिस्तान को लेकर के भाषण दिए थे, तो ये सरकार हर मोर्चे पे विफल हुई है। 7 महीने में 22 जवान शहीद हो चुके हैं। क्या उनके अच्छे दिन आए जवानों के? तो भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का विशेष रूप से नारा है। कांग्रेस पार्टी का नारा था जय जवान जय किसान, और मोदी जी का नारा है मर किसान मर जवान। तो जवान तो सीमा पे मर रहे हैं और किसान पूरे देश में मर रहा है। चूंकि वक्त की कमी है, हम विजय पाठक साहब से इसका जवाब जान। विजय पाठक साहब क्या कहेंगे राजीव त्यागी साहब जो आपसे बोल रहे हैं? देखिए, राजीव त्यागी जी उन विषयों को उठा रहे हैं जिन विषयों को लेकर के इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खाना खाना चाहिए। मैंने प्रारंभ में कहा कि हम 6-7 महीने की जो सरकार है उस सरकार में लगातार जनता के बीच में है, जनता के काम कर रहे हैं, जनता हम पर भरोसा कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, योजनाओं को मूर्त रूप दिया है, जनधन के तहत खाते खुलवाए हैं, जिस जीबीपीएल कार्ड के गैस सब्सिडी के मामले को ये नहीं कर पा रहे थे उसको भी। जी, यानी आपको लगता है कि 6 महीने में जो काम होना चाहिए था वो हुआ है, बाकी अभी बहुत वक्त बचा है काम के। चूंकि वक्त की कमी, हम थोड़ा सा स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्दुल कादिर शम्स साहब, उनसे रिएक्शन जाने थे। दोनों लीडरान की बात आपने सुनी है, जर्नलिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको, जो गुड गवर्नेंस डे बनाया जा रहा है उसको? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के तौर पर गुड गवर्नेंस का जो फैसला किया है इसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। अगर कोई सरकार अपना एक बेहतर इरादा रखती है और एक अच्छा काम करने का सोचती है कि हम गुड गवर्नेंस कैसे लाएं, उस पर मंथन कैसे करें, तो इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह होता है कि सिर्फ गुड गवर्नेंस का ऐलान करके उसका डे मनाकर गुड गवर्नेंस नहीं आ जाएगा। सवाल यह होता है कि सरकार ने उसके लिए क्या क्या फैसले किए हैं, सिस्टम को सुधारने के लिए क्या किया है, क्या प्लान है, क्या मंसूबा है। दिल्ली से जाकर आसाम और दूर दराज इलाकों तक, ब्लॉक तक और पंचायत तक सिस्टम कैसे दुरुस्त होगा, गुड गवर्नेंस कैसे आएगी, इसके लिए सरकार के पास कोई प्लान, कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए इसका इस्तकबाल जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए कि कैसा हम करें कि गुड गवर्नेंस आए। यानी सरकार को भी बहुत कुछ करना है। चूंकि हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, राजीव त्यागी साहब और विजय पाठक साहब फोन लाइन के अंदर गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्दुल कादिर शम्स साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।